रेड इससे इंक से डिनोट कर रहा हूं, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और दोनों मैग्नेट होने के कारण कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं? कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। सो ये क्या होगी मेरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी यही होंगे तेरे। अरे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हुए ना, ठीक है। अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हुए तो देख, जहां मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस और करंट का डायरेक्शन जहां सेम आता है तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाता है? मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाता है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखे थे सब चीजों को। जहां मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस और मैग्नेटिक फोर्स, मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस और करंट का डायरेक्शन दोनों का सेम हो जाए, मतलब पैरेलल हो जाए, तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? होता है 0, ठीक है। तो देख यहाँ कंसेप्ट है, बाकी और कुछ नहीं है। तो जो तेरी रेक्टेंगुलर शेप है यहाँ पे ABCD, तो रेक्टेंगुलर शेप में आपके पास में 4 सेगमेंट्स है, एक AB, एक BC, एक CD और एक AB, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सेगमेंट्स को मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पैरेलल नजर आ रही है आपको? कौन सी इसमें? BC और तो जो ये सेगमेंट में जो लगने वाला फोर्स होगा वो कितना होगा? 0। ये सेगमेंट में लगने वाला फोर्स कितना होगा? और ये दो सेगमेंट्स में क्या फोर्स लगेगा? क्यों लगेगा? बिकॉज क्या सेगमेंट AB ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप ऑफ करंट कैरिंग लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक। समझा? अरे समझा क्या? तो जो फोर्स इसके ऊपर लगेगा तो फोर्स क्या फिर से परपेंडिकुलर होता है? ये क्या पूरी मैग्नेटिक फील्ड है? अरे ये कौन सी फील्ड है? ये पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड है, यहां से करंट जाएगा, ठीक है। मान के चल करंट ये डायरेक्शन से जा रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या फिर से परपेंडिकुलर होगा? अरे मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर होगा ना, क्योंकि तीनों एक में से परपेंडिकुलर होते हैं ना यार। अब जब तीनों एक में से परपेंडिकुलर हो गए तो ये देख, ये तेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये तेरा ये सेगमेंट AB का करंट कैरिंग कंडक्टर है ये, ठीक है। तो यहां से करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा तो फिर से ये जो सेगमेंट है इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो दिस इज योर FM मैग्नेटिक फोर्स। समझा? ये डायग्राम आपको इस पोजीशन में नजर आ रही है, आप इसको बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे करो। तो देख, मान के चल कि ये दो मैग्नेट्स हैं, इनके बीच में करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने सेगमेंट लिया हुआ है AB, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां पर जाएगा? ऐसे परपेंडिकुलर होगा ना। तो चीज को देख, यहां ये देख, ये ऐसा लूप है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसा होना चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, लेंथ परपेंडिकुलर हुई, और फिर से मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होना चाहिए? तो परपेंडिकुलर ऐसे होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तो ये FM हो गया, तो ये FM1 डिनोट करेंगे। सो FM1 इज अ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द सेगमेंट AB ऑफ द करंट कैरिंग लूप। क्लियर? अब यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा, है ना। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा तो ये हम लोग लिख लेंगे इसको FM2। क्लियर? लेकिन ये FM2 0 हो जाएगा। ये FM2 कितना हो जाएगा? अब देख, यहाँ FM1 ले लिया, दिस इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट्स AB। नाउ दिस इज FM2 BC के लिए पैरेलल होने के कारण कितना हो गया? 0। अब देख CD बचा हुआ है, ठीक है। अब देख करंट ऐसे गया, अब करंट इधर आ रहा है। जब करंट इधर जा रहा था तो मैग्नेटिक फोर्स तेरे ऊपर थी, जब करंट इधर आ रहा था मैग्नेटिक फोर्स किधर जाए? नीचे। अभी बात समझ में आ रही है? तो फोर्स कैसे जाएगा? परपेंडिकुलर। फोर्स कैसे जाएगा? परपेंडिकुलर। ये कितना हो गया? FM3। So where FM3 is a magnetic force acting on the segment CD of the current carrying loop. Clear? अब देख, यहाँ फोर्स पता चल गया, यहाँ से यहाँ फोर्स पता चल गया, यहाँ से यहाँ भी पता चल गया। अब AD का फोर्स कितना हो गया? फिर से 0। तो यहाँ लगने वाला फोर्स कितना होगा? FM4। और FM4 कितना? 0। तो देख इक्वेशन देखो फटाफट। सो FM2 इज इक्वल टू FM4 इज इक्वल टू 0। रीजन इसका, रीजन क्या है इसका? पैरेलल। कौन पैरेलल? मैग्नेटिक फील्ड बोले तो क्या B, और क्या करंट पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। एंड करंट IE टू ईच अदर। समझा क्या रे? ठीक है। तो ये पैरेलल टू ईच अदर हो गया। अगर ये पैरेलल हो गया तो इनके बीच में फोर्स कितना हो गया भैया? 0 हो गया। तो दैट्स व्हाई FM का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे? 0। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। चले सामने फिर से देखो। अब ये दो फोर्सेस तो मेरे 0 हो गए, ये फोर्स और ये फोर्स 0 हो गया। अब देखिए दो फोर्सेस बचे हुए हैं,
अब देख ये रेक्टेंगुलर शेप है, अब रेक्टेंगुलर शेप में जितना लेंथ कंडक्टर का यहां रहेगा उतना ही लेंथ तेरा यहां पर भी रहेगा। अच्छा जो करंट तेरा यहां से फ्लो हो रहा है क्या वही करंट तेरा यहां भी फ्लो हो रहा है? अच्छा जो मैग्नेटिक फील्ड यहां है तो क्या वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो FM1 होगा इसी इक्वल टू क्या FM3 होगा। अबे देख करंट बदला क्या, मैग्नेटिक फोर्स बदला, देख मैग्नेटिक फील्ड बदली क्या, तो मैग्नेटिक फोर्स बदलेगा क्या। तो इसीलिए जितना फोर्स तेरा AB सेक्शन में लगेगा क्या उतना ही फोर्स तेरा CD सेक्शन में लगेगा। अब जब जो फोर्स तेरा इतना यहां पे लग रहा है क्या वही फोर्स यहां लग रहा है, बट देयर इज ओनली डिफरेंस कि दोनों अपोजिट है, दोनों क्या है अपोजिट। तो देख इधर अच्छे से, सो दैट मींस FM1 इज इक्वल्स टू FM2 सॉरी FM3, अरे होगा ऐसे, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है अगर लेंथ के कंडक्टर्स के हिसाब से ले तो FM का इक्वेशन क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे FM इज इक्वल्स टू ILB, अरे होता है क्या FM का इक्वेशन क्या होता है ILB। अब तू देख इधर यहां से और एक छोटा सा कांसेप्ट अगर ध्यान दे अच्छे से, ये रेक्टेंगुलर लूप ऐसे है, एक ऊपर खींच रहा है एक नीचे खींच रहा है तो घूम जाएगी, अभी घूमेगी क्या, और जो चीज घूमती है वहां जनरेट क्या होता है, समझा, तुम्हें समझा क्या। इसीलिए फ्रेम के यही एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, मान के चलो ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है, एक भाई साहब ऊपर खींच रहा है इसको, एक नीचे खींच रहा है, तो ये क्या घूम जाएगी ऐसे। अब जब घूमेगी तो भैया कोई ना कोई एक्सिस से तो घूमेगी, क्लियर। तो जो एक्सिस से घूमेगी उसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रल एक्सिस, तो ये होगी उसकी सेंट्रल एक्सिस, इसके बीच से निकालेंगे एग्जैक्टली, सो ये क्या होगी सेंट्रल एक्सिस, ये एक्सिस के अलाउंग में घूमेगी, क्लियर। अब एक्सिस के अलाउंग में घूमेगी तो कोई भी चीज जब घूमना चालू करती है तो जनरेट क्या होता है, क्या जनरेट होता है। अब देख अच्छे से, जब ये घूमेगी ठीक है तो ये पहले ऐसे घूमती, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन और कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये मान के चलिए यहां से ये रेक्टेंगुलर लूप ऐसे जिस समय घूमेगी, क्लियर, तो ये जो एक्सिस है ये डिस्टेंस यहां से ये ऐसा घूमते हुए जाएगा घूमते हुए, ठीक है। तो एक FM1 और एक FM2 FM3 है, तो ये फोर्स जीरो नहीं हो रहा, बट ये फोर्स होगा कितना, FM1 इज इक्वल टू FM3 इज इक्वल टू ILB, फोर्स कितना होगा ILB। लेकिन अब ये घूमने के कारण मैं इसको L को ले लेता हूं L1, क्या ले लेता हूं, क्लियर। अब L1 क्यों लिया थोड़ी देर में समझेगा, ठीक है। अब देख अब क्या करना है इसको, ये घूम रही है, अब घूमते हुए कोई भी एक पोजीशन हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब घूमती हुई पोजीशन को मैंने ये कंसीडर कर लिया, मान के चलिए ऐसे, ठीक है। हम लोग अगर फ्रंट व्यू से देखें तो फ्रंट व्यू में हम लोग देखेंगे तो एक ही लाइन नजर आएगी, अरे आएगी क्या, और ये लाइन तेरे को ऐसे घूमते हुए नजर आएगी अलोंग द एक्सिस, अरे क्लियर हुआ, ये ऐसे घूमते हुए जाएगी ना। मैं फ्रंट व्यू की बात कर रहा हूं, चाहे आप इधर ये अगर आपके पास में ये रेक्टेंगुलर लूप है ऐसे, तो सामने से देखेगा तो तेरे को यही पोर्शन नजर आएगा, ठीक है। और अगर ये घूमते हुए जाएगी तो तेरे को यही पोर्शन नजर आएगा। तो मान के चलते कि ये घूमने वाला पोर्शन को हम लोग ने इतने पर फ्रीज कर दिया, ठीक है। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट्स नॉट ओनली अ डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। देख फोर्स क्या आ गया मेरे पास, अरे फोर्स यही है ना, तो IL1B, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये घूमते हुए चीज को हम लोग ने इतने में फ्रीज कर लिया, मतलब हम लोग देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मिलेगा मेरे को, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए मान के चलिए ये ले लिया। अब मैं सामने से इसको देखूंगा तो मैं इसको सामने से देखने के बाद में मेरे को A पॉइंट नजर आएगा और ये D पॉइंट नजर आएगा, देख अच्छे से, सामने से देख, अरे सामने से देख ना, तू इस चीज को सामने से देख, तो ये इसका टॉप व्यू हो गया, ये समझ में आ रहा है। जो डायग्राम हम लोगों ने निकाली है दिस इज 3 डायमेंशन व्यूज, क्लियर। लेकिन तू इस डायग्राम को सीधी कर, तो सामने तेरे को क्या नजर आएगा, AD, तो क्या नजर आएगा, तो यही तो तेरा AD है, अरे क्लियर हुआ क्या। और ये क्या है तेरा सेंट्रल एक्सिस, कौन सी एक्सिस है ये, इतना क्लियर है तेरे को, ठीक है। अगर अब देख मैं ये जो लेंथ है ये लेंथ को L2 मान लेता हूं, क्या मान लो यहां से, ठीक है, यहां तक, हाँ। अब ये अगर मान ले यहां से O ले लूंगा, ये पॉइंट को ले लूं, तो A to O डिस्टेंस क्या L/2 है ना, टोटल L2 है, L2 बाई, समझा, अरे समझा क्या। और फिर से O to D कितना होगा, L2 बाई, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देख मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, अब मैं क्या कर लेता हूं, यहां से परपेंडिकुलर निकालेंगे, ठीक। और जो फोर्स यहां से लग रहा है, यहां से फोर्स देखिए ऊपर कौन सा फोर्स जा रहा है, FM1 पे कौन सा फोर्स जा रहा है, ये देख रहा है FM2 है, सॉरी FM3, ये क्या है तेरा, ये इसको अल्टीमेटली हम लोग बोलते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम,
बॉडी डायग्राम, ये तेरा FBD है जो मेरे को काम की है, ठीक है। FBD वही लेते हैं हम लोग जो हमारे काम के, जो बाकी सारी चीजों को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। सो FBD फ्री बॉडी डायग्राम। तो देख यहाँ से अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ। तो यहाँ देख एंगल बना एक एंगल थीटा, और यहाँ पर भी एक एंगल बना, अरे बना क्या? तो अच्छे से जो एंगल ये है वही एंगल ये भी, अरे है क्या? तो जैसे जैसे ये एंगल घूमती जाएगी तो एंगल जितना यहाँ होगा क्या उतना ही एंगल इधर भी चले जाएगा, और फिर से अगर एक बार परपेंडिकुलर आ जाएगा तो फिर से एंगल वही रहेगा जो एंगल यहाँ था। मतलब जैसे जैसे घूमते जाएगा एंगल बदलते हुए जा रहा है। अबे एंगल तो ये बदलते हुए जा रहा है ना, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये साइज सेम रहेगा, अकॉर्डिंग तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये जहां जितना थीटा है क्या वही थीटा ये भी रहेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस है कितना है, L2/2 कितना डिस्टेंस है, और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस मान लेता हूं x है, कितना है ये, मतलब x मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। x क्या हो गया, तो x अगर मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया तो मान के चलो यहां से लेके यहां तक क्या ये मान लो x1 है, अरे क्या मान ले, और ये क्या है, अरे ये क्या है, तो टोटल x = x1 + x2, टोटल x = तो यहां से फ्री बॉडी डायग्राम से देखते हैं x = क्या x1 + x2 लिखा जाएगा, और लिखा जाएगा क्या, लेकिन x1 और x2 पता है क्या मेरे को, तो क्या x1 x2 निकाल सकता हूं, ठीक है। चल देख ये थीटा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल देख, अबे ये थीटा है, ये लेंथ कितनी है, L2/2, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, ये क्या थीटा की अपोजिट साइड है, ये थीटा की अपोजिट साइड है, जो मेरा कैलकुलेशन x1 के लिए होगा वही कैलकुलेशन x2 के लिए होगा, बोल नहीं समझा। चल देख तो यहां लगा दो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज sin थीटा, चले लगा यहां sin थीटा, तो sin थीटा बोल फटाफट इक्वेशन, sin थीटा L2/2। अबे यार अरे आया क्या, चले यहां से x1 क्या आ गया, x1 L2/2 sin थीटा, अरे क्लियर है। और जो x1 मेरा कैलकुलेट हो गया तो वही x1 के x2 के लिए वही सेम होगा। अगर यहां से देख तो अगर x1 मेरे को x2 निकालना है, ये सामने वाला पोर्शन हो गया तो अपोजिट साइड कहेंगे इसको, ये थीटा का अपोजिट साइड हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, और ये कितना है L2/2। अबे है क्या, मेरे को निकालना क्या है x2, तो क्या अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज फिर से, तो x2 L2 sin थीटा आएगा फिर से, तो यहां से आगे देख x2 = L2/2 sin, और टोटल x क्या है x1 प्लस, तो देख x = x1 + x2, तो कितना है L2/2 sin थीटा प्लस L2/2 sin, आधा प्लस आधा, आधा प्लस आधा, ये आधा है ना, बोल इधर, बोल समझा क्या रे, बोल समझा क्या। चल देख मेरे को निकालना क्या है, टॉर्क, क्या निकालना है टॉर्क, लेकिन कौन सा, नेट टॉर्क, क्लियर। तो मेरा इक्वेशन बनेगी नेट टॉर्क के लिए, तो टॉर्क सफिक्स नेट, टॉर्क सफिक्स फॉर्मूला फॉर द टॉर्क, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, चल एक फोर्स क्या है मेरा, अच्छा FM2 ले, FM4 ले, FM1 या FM3, बोल। ये तो वैसे ही 0, तो लेने तो यही पड़ेंगे, चाहे तो ये ले चाहे तो ये ले, इक्वेशन तो वही आएगी, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं FM1, क्या ले लो यहां से, FM3 भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर। तो FM1 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या x है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या x, ठीक है। चल देख इधर कितना निकाले, L2 sin थीटा, s कितना निकाले, देख इधर टॉर्क नेट = FM1 I L1B, और x क्या है जरा, टॉर्क नेट I, और यहाँ L1 L2 साथ में ले लेता हूं, ठीक है। और यहाँ आगे जरा B sin थीटा, L1 × L2, L1 × L2, शाबाश, वेरी गुड। 12वीं में एरिया, होता है क्या एरिया, अब होता है क्या एरिया, हाँ। तो IAB sin थीटा, IAB sin, so this is a net torque acting on the current carrying.
पूरा का पूरा खेल इसके डायग्राम के ऊपर है, एफबीडी के ऊपर।